अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं करासट, मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है। एक व्हाट्सएप पे मुझे किसी ने क्लिप भेजा बहुत पहले, कोई 2-3 हफ्ते पहले, और एक साहब थे, एक रिक्शा चलाने वाले साहब थे और वो गाना गा रहे थे और बड़े ग़ुलाम अली ख़ान की ठुमरी उन्होंने गाई और क्या खूबसूरत उन्होंने गाई। खैर मैंने अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड की और अपनी टीम को भी कहा कि रिक्वेस्ट की कि इसका पता करें कौन है। इतने में मुझे मैसेज आया इंडिया से, जो शोरा आफाक हमारे कलाकार हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, उनके पाकिस्तान में बड़े फ़ैन्स हैं, दलेर मेहदी साहब का। उन हमारे एक कॉमन फ्रेंड है ताहिर सरूर मीर, दलेर साहब का ताहिर मीर को मैसेज आया, ताहिर मीर साहब का मुझे आया कि जी दलेर साहब कह रहे हैं इस बंदे को ढूंढो, हमने इसका कुछ करें हम इसके साथ। अब वो हमने अपने सोशल मीडिया पे उसको पब्लिसाइज़ किया और मैंने ये रिक्वेस्ट की कि जहाँ इसको इतना फॉरवर्ड करें कि जो वो शख्स हो जहाँ तक हो वो उसको मिल जाए और वो हमसे रब्ता कर ले। और 2 दिन के अंदर ही अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि 2 दिन के अंदर ही उन्होंने हमसे रब्ता किया। उनका नाम मोहम्मद असलम था और जब उनसे बात हुई और हमारी टीम ने उनको कांटेक्ट किया तो बड़ा दुख हुआ उनकी सारी बात सुन के, लेकिन आज आपको वो सुनवाएंगे। लेकिन मीनवाइल उस 2 दिन के अंदर क्या हुआ कि दलेर मेहदी साहब ने पाकिस्तान में कॉल्स कर के हमें बताया कि वो क्या करना चाहते हैं। मैं वो सरप्राइज़ नहीं तोड़ूंगा, मैं चाहूँगा कि दलेर साहब खुद ही वो आप लोगों को बताएं, तमाम पाकिस्तानियों को बताएं कि उनके जहन में क्या है। लेकिन जब ये फेसबुक पे लगाया तो लता जी, लता मंगेशकर साहिबा सुरों की मलका हैं और यानी सुर तो उनकी लौंडी हैं बेशक, उन्होंने फेसबुक पे उस वीडियो के लिए एक मैसेज अपलोड किया। मैं आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाता हूँ। उन्होंने कहा कि अभी अभी किसी ने ये वीडियो भेजी है, ये कोई रिक्शा चलाने वाला है, ऐसे वीडियो के साथ लिखा हुआ था, यानी उनका ये लिखा हुआ था उस वीडियो के साथ। सुनकर हैरान हो गई, महसूस हुआ कि ईश्वर कहाँ कहाँ अपना चमत्कार दिखाता है। आप भी सुनिए। मैं दिल से चाहती हूँ कि यह कलाकार रिक्शा ना चलाए, माइक के सामने खड़ा हो। और जब ये लता जी ये बात कह दें तो मेरा ख्याल है इससे बड़ा पूरी दुनिया में गायकी के लिए मोहम्मद असलम को अवार्ड नहीं मिल सकता कि एक तरफ दलेर साहब, दूसरी तरफ लता जी, और आज जवाद अहमद साहब मेरे साथ बैठे हैं, ये भी बड़ी तारीफ़ें अभी उनकी कर रहे थे। लेकिन आई एम वेरी प्लीज टू प्रेजेंट टू यू जनाब मोहम्मद असलम साहब, हमारे साथ कराची में मौजूद हैं इस वक्त। असलम साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। असलम साहब, आपसे तो मैं डिटेल सवाल करूंगा, लेकिन हमें इंडिया से ख़ास तौर पे ज्वाइन किया दलेर मेहदी साहब ने आज के लिए। जवाद साहब आप भी उनको सलाम कर सकते हैं। दलेर साहब सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू सर? गुड मॉर्निंग जी, वालेकुम सलाम अस्सलाम जी। वालेकुम बहुत सर। बहुत जनाब, बस आप असलम साहब, ये जब ये वीडियो मुझे एक रवि पवार जी हैं, बहुत बहुत अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर हैं जिन्होंने दीवाने तो दीवाने हैं और सोनू निगम का लागे ना नजरिया, बहुत सारे बड़े बड़े गाने बनाए हैं। और जी जी उन्होंने मुझे पहले पहले व्हाट्सएप पे भेजा वीडियो और कहा कि भाई ये देखो क्या हो रहा है। तो जब मैंने वो सुना गाना, फिर उनका मुझे कॉल आया रोकर कि भाई मेरा दिल करता है कि मैं म्यूजिक का काम ही छोड़ दूं। मैं कहा ऐसी बात क्यों करते हो? बोलते पता नहीं यार ये आदमी कौन है, कहाँ गा रहा है, और ये बेचारा रिक्शा चला रहा है, ये उसको मतलब। उसके बाद असलम साहब ये ध्यान रखिए कि हिंदुस्तान के जितने भी सुरीले आर्टिस्ट हैं जो म्यूजिक को बहुत प्यार करते हैं, म्यूजिक को इबादत की तरह समझते हैं, वो सब ने जब आपका सबको जब वीडियो सब ने देखा तो तकरीबन सब आपके लिए रोए बहुत दिल से। और ऐसा कभी होता नहीं है कि ऐसा इतना डीप कोई जाए और सब रोए कि यार ये आदमी से ऐसा क्यों हो रहा है। और मैं अगर अपनी बात करूं, जब मैंने आपका गाना सुना, वो ठुमरी सुनी, और मैंने खान साहब के बाद पहली बार इतना कोई सुर में गाता हुआ इस ठुमरी को सुना। आज तक मैंने किसी को इतनी अच्छी तरह गाते नहीं सुना, जो आपने एक एक जगह इतनी कमाल से सुर में गाई। तब मैंने रवि पवार को फोन किया। मैंने कहा मैं तो बिल्कुल छोटा सा आर्टिस्ट हूँ, मेरे साथ तो ये ड्रॉबैक है कि मेरे को शौक बहुत था, लेकिन मेरे घर के हालात इस तरह के थे कि मैं सीख ही नहीं पाया। आप समझो कि सीखने, क्योंकि जो रब देता है ना गाना, वो सीखने की जरूरत नहीं होती, वो फिर रब आप। हाँ, ये अल्लाह की देन है, ये अल्लाह की देन है, अल्लाह की बड़ी देन है। और एक मैं और बात जानता हूँ, मैं बचपन से ही जानता था कि रब ने सारे किस्मत दी है,
किसी को कभी टाइम देता है चमकाने का, कभी किसी को कब देता है। तो आपका वक्त अब आया और मुझे लगता है कि आपके बहुत बहुत लोगों की आपकी दुआएं होंगी आपको जो इस वक्त ये काम हुआ है। आपकी और बड़ी नवाजिश सर, आप इतने बड़े खुद माशाल्लाह आर्टिस्ट हैं। मेरे लिए तो इससे बड़ा ऑनर ही नहीं, मुझे सारी रात नींद ही नहीं आई, यकीन करिए आप कि यार मैं तो छोटा सा एक आदमी हूँ और ये इतने बड़े लोग मेरे लिए, तो ये खुदा का करिश्मा है, खुदा का, मैं तो इसको करिश्मा ही है, वही ज़ात है जो करिश्मे करती, मैं तो किसी काबिल नहीं। वाह 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 वाह। जैसे ही वीडियो मैंने सुना, फिर मैंने सबको, हमारे इंडिया में जितने आर्टिस्ट हैं, मैंने सबको प्रॉमिस किया भाई कि जो भी हो ये बंदे का नाम लब के हटाऊंगा, एनू लबांगा कितने है गया, जिद्दा मर्जी लबा। फिर मैंने बहुत सारी कोशिशें की, तो सबसे अच्छी कोशिश फिर मेरी ये रही कि मेरे दोस्त हैं ताहिर सरवर मीर साहब, बहुत बहुत पुराने दोस्त हैं। फिर मैंने उनको व्हाट्सएप भेजा, मैं कहा पाजी ए बंदा लब्बो कौन है ते किथे है, क्योंकि वो हिंदुस्तान का वो जो ऑटो रिक्शा, नहीं ऑटो रिक्शा तो मुझे लग रहा था कि ये इंडिया का नहीं है, क्योंकि कुछ अलग लग रहा था। तो फिर मैंने कोशिश की ताहिर भाई का, फिर समझे कि एक दिन बाद पाजी कहते पाजी बंदा लब गया, मुबारक बहुत बहुत सानू बंदा लब गया जी। तो उसके बाद फिर शुक्रिया, मेहरबानी। मुझे इसके बाद खुशी हुई कि ये फिर लता जी के पास भी पहुंचा। और सर मुझे इतनी खुशी है कि आप जैसे लोग और सुर की देवी मुझे जब उन्होंने कहा ना दलेर साहब, मुझे जब पहली बारी 4 दिन से उन्होंने कहा कि जनाब ये हम किस तरह ढूंढ सकते हैं, मैंने कहा हमसे मोहब्बत करने वाले बड़े लोग हैं, हम इसको अभी पोस्ट करते हैं और हर एक से रिक्वेस्ट करते हैं कि ढूंढे, और वो 24 घंटे के अंदर अंदर उनका पता चल गया। आप ये देखिए। वाह 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 वाह। और बाकी अब ये है कि असलम साहब कि ठीक है, जिन्ना रब ने जिन्ना लिखा थी वो दिन हुण कट गए ने तुहाडे। और हम लोग ये टीवी पे आप सबके मार्फत सब आवाम में ये कहना चाहते हैं कि आपका जहां दिल करे कि आपने 2 बेडरूम फ्लैट जो है आपको लाहौर में लेना है कि कराची में लेना है, आप अपने दिल की बात बताइए, कराची में लेना कराची में, तो वो जो 2 बेडरूम जो फ्लैट होगा वो मेरी तरफ से आपको मतलब नजराना होगा, गिफ्ट भी नहीं नजराना होगा आपके गाने के लिए। और वो फिर यही जिस हम टीवी चैनल पे बैठे हैं ये फिर अपना चूज करेंगे। ताहिर सरवर मीर साहब वहाँ पे हैं जो मेरे भाई की तरह, सब वो देख रेख करेंगे जहां आपका दिल करेगा। तो बस ईद वाले दिन आपको घर की चाबियां मिलेंगी, वो आप बताइएगा लाहौर के कराची। दलेर साहब मेरी ख्वाहिश ये है, आपने जो काम किया, मैं इस पे तमाम पाकिस्तान की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। आपने हमारे लेकिन क्योंकि जो सुर होता है, जो सुर है ना, इसकी कोई बाउंड्री नहीं है और ये कहीं पे कैद नहीं हो सकता। ये जिस तरह आप इंडिया के सिंगर, आप हमारे भी सिंगर हैं। लता जी सिर्फ इंडिया की नहीं है, लता जी हमारी भी हैं, ठीक है ना, हम ओन करते हैं पूरी दुनिया। मैं चाहता हूं कि आपकी वजह से, आपकी वसातत से, क्योंकि आप पूरी दुनिया में आप माशाल्लाह ना सिर्फ जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं, बट आपका एक मकाम है कि आप असलम साहब को इंट्रोड्यूस भी करवाएं, इनको लगातार आमदनी इनकी कोई रेगुलर जो है ना वो जनरेट होनी चाहिए। पहले तो हुजूर कहते हैं ना, हमने जो हम खुद बहुत मतलब जमीन से बहुत मेहनत करके हम लोग उठे हैं, और उसके लिए पहले ये होता था कि एक घर बन जाए, एक घर बन जाए, एक फोन होना चाहिए था आर्टिस्ट कोले, फिर बाकी सारे काम होंदे रहंदे, कोई बड़ा मुश्किल होता घर बनाना। तो मेरा है कि जो हम घर तो हो रहा है, उसके बाद हम लोग एक ऐसा बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म बनाएंगे और ऐसा इनके लिए, असलम साहब के लिए, ताकि ये साल में 1 महीने के लिए इंडिया हम इनको बुलाया करेंगे, ताकि और जो लोग गाना गाते हैं, बच्चे तालीम लेना चाहते हैं, वो सिर्फ इनको सुने और इनकी ब्लेसिंग ले। ऐसा पूरा एक सिलसिला बनाएंगे म्यूजिक का और इनको माइक के सामने लेके आएंगे। ये मेरी बस अभी पहले शुरुआत है, अभी थोड़ा 2 ईद तक ये थोड़ा अपना सेहत को ठीक करें, अपना रियाज करें, मस्ती करें, और उसके बाद फिर सारे सिलसिले शुरू हैं। बिल्कुल बिल्कुल। असलम साहब, अगर आपने दलेर मेदी साहब को कुछ कहना है तो आपकी बड़ी नवाजिश सर, मैं किस दिल से आपका शुक्रिया अदा करूं। सर आप ये बात फनकार के साथ साथ बहुत बड़े इंसान हैं। आप ये ध्यान रखिएगा कि हम आपके फैन हैं, हम लोगों के लिए सिंगर बाद में, हम पहले आपके फैन हैं।
आपसे गुजारिश है कि बस हमें आप वो एक अस्थाई और अंतरा वो सुनाए जो आपने वो जो 3 व्हीलर में गाया था। वाह वाह। याद पिया की आए, ओ ये दुख सहा न जाए, हाय राम। याद पिया की आए, बैरी कोयलिया तिरछी नजरिया, बैरी 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 कोयलिया ओ तिरछी नजरिया, ओ मुझ बिरहन को सताए, है याद पिया की आए। वाह सुभान अल्लाह। मैं सही रात तो सुता है नहीं जगह। मनु पता है साहब के जब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ईद तक अब आप अपना रियाज करें, मस्ती करें, आराम से सोएं, टाइम से उठें, ताकि उसके बाद सारी दुनिया को एक नया गाना, नई चीजें सुनने को मिलेगी। और आपको ये बताऊं कि जो आप 3 व्हीलर चलाते थे उसके लिए भी ये जो आपने चलाया, तो ये कोई बुरी बात नहीं। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ उस 3 व्हीलर का भी जिसकी बदौलत आप पूरी दुनिया में चमके हो। नहीं तो ये 3 व्हीलर ना होता तो यहाँ तक सारी दुनिया में नाम ना जाता। क्योंकि मैंने भी अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को में मैं पहले टैक्सी चलाता था। अपनी एल्बम रिलीज होने से पहले मैंने भी टैक्सी चलाई है। मैं आप 3 व्हीलर के ड्राइवर रहे हैं, मैं टैक्सी का ड्राइवर रहा हूँ। पर बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ रब दा कि असी मिले और इन्ना सोहना साडे कोले सिंगर मिलिया सानू असलम जी। और पूरी दुनिया नू खुशी होगी अगे, ताकि जो जो सुनेगा वो बहुत बहुत मजा लेगा और दुआवां देगा। और मैं साडे टीवी चैनल का भी बहुत बहुत शुक्रगुजार है कि तुसी आप सबने ढूंढने के लिए इतनी रातों रात आपने कहते हैं ना करिश्मा खड़ा कर दिया है। तो पूरे हिंदुस्तान को, पूरे पाकिस्तान आपका को बहुत शुक्रिया जो आपने इतनी मेरे लिए मोहब्बतें बांटी, आपने इतनी मोहब्बतें रखी, मैं तो बयान नहीं कर सकता जो मेरे दिल की हालत है। दलेर मेहदी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन बिहाफ ऑफ चैनल 24। आई टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू थैंक यू। और यहाँ पे जितने तमाम लोग आए, जवाद साहब, सारे नु बहुत बहुत सलाम, सारे नु पूरे पाकिस्तान नु बहुत बहुत सलाम। मेहरबानी सर, मेहरबानी। वालेकुम सलाम एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू दलेर मेहदी। अब इन्होंने हमें ज्वाइन किया था। मोहम्मद असलम और जवाद अहमद हमारे साथ ही हैं, लेकिन मोहम्मद असलम ने वो क्या गाया था, वो क्या वीडियो था जो रिक्शा के ऊपर उन्होंने गाया, एक नज़र आपको वो वीडियो दिखाते हैं बिफोर वी टेक अ ब्रेक। और वो देख के आपको ही पता चलेगा, जब ब्रेक से आएंगे तो फिर आपको तफसील से ये कहानी बताएंगे कि हुआ क्या, व्हाट हैपेंड। याद पिया की आए, याद पिया की आए, ओ ये दुख सहारा है राम। याद पिया की आए। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। लता मंगेशकर ने ये वीडियो जब देखी सोशल मीडिया के ऊपर तो उन्होंने कहा और उन्होंने ये मैसेज पोस्ट किया कि अभी अभी किसी ने ये वीडियो भेजी है, ये कोई रिक्शा चलाने वाला है। सुनकर हैरान हो गई हूँ, महसूस हुआ ईश्वर कहाँ कहाँ अपना चमत्कार दिखाते हैं। आप भी सुनिए। मैं दिल से चाहती हूँ ये कलाकार रिक्शा ना चलाए, माइक के सामने खड़ा हो। और साथ ही दलेर मेहदी साहब जो हैं उनको यानी
उन्होंने हर जगह कॉलें करना शुरू कर दी इंडिया पाकिस्तान में। जब उन्होंने देखा रिक्शा कैसा है तो उन्होंने कहा ये इंडिया का रिक्शा नहीं है, ये पाकिस्तान का लगता है। उन्होंने हमारे दोस्त हैं कॉमन फ्रेंड ताहिर सरूर, उनको कॉल किया। ताहिर सरूर ने हमें कहा, हमने सोशल मीडिया पे इसको एक कैंपेन के तौर पे रन किया कि किसी तरह इनसे रब्ता हो हमारा। वो हो गया, 24 घंटे के अंदर हो गया, अल्लाह का शुक्र है। और फिर दिलेर मेहदी साहब ने आज इनके लिए एक घर की अनाउंसमेंट की है और थॉट उनकी बड़ी अच्छी लगी मुझे। वो यानी उन्होंने कहा मैं नजराना दे रहा हूँ, उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं गिफ्ट दे रहा हूँ, यानी उन्होंने कहा मैं नजराना दे रहा हूँ और ईद के दिन दूंगा ताकि ईद की खुशियाँ जो हैं वो हकीकी ईद की खुशियों में तब्दील हों। और दूसरी बात उन्होंने कहा कि बात यह है कि हम आपको इंडिया भी बुलाएंगे और एक महीने का वो हर साल इनको कॉन्ट्रैक्ट देना चाह रहे हैं जहाँ पे जाके ये वहाँ पे परफॉर्म भी करेंगे और बच्चों के आगे जो उनकी एकेडमीज़ में है वहाँ पे भी सुनाएंगे और उसके लिए इनको पे किया जाएगा। और उनका कहना यह था कि आर्टिस्ट की कोशिश होती है कि वो तिनका तिनका जोड़ के पहले घर बनाए, तो हम पहले अगर इनको घर दे दें, सर पे छत दे दें, तो उनको उन फ़िक्रों से आज़ाद कर दें ताकि ये अपने फ़न के लिए, अपनी कला के लिए जो है ये कुछ जाके कर सकें। व्हाट अ ब्रिलियंट थॉट एंड व्हाट अ ब्रिलियंट थॉट। अफसोस ये है कि हमारे मुल्क में ऐसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं रही, ना कोई पहचान है। हमारे जो PNCA वगैरह है या आर्ट्स काउंसिल्स हैं, ये सारी बेकार हैं और सिर्फ ये हुकूमती या दमादों के लिए अच्छी हैं या खुशामदियों के लिए अच्छी हैं। बट मोहम्मद असलम का मैं कंप्लीट तारुफ कराऊंगा और इनसे मैं भी बात करूंगा। उससे पहले कुछ बातें जो आपको भी नहीं पता मैं आपको बताऊं और जवाद अहमद को भी नहीं पता कि मैं अभी कुछ डिस्क्लोज करने लगा हूँ, वो बातें मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जवाद, आपने सुना क्वालिटी बड़े गुलाम अली खान साहब की जो ठुमरी गाई है उन्होंने, अभी ठुमरी गाना बजाते खुद ये नहीं एफर्ट ही कितना बड़ा है, बड़ी मुश्किल सिन्फ है ये। और मतलब ठुमरी गाना, ख्याल गाना, ये हम लोगों के तो बस की बात है नहीं। ये बहुत ही ट्रेंड, क्लासिकली ट्रेंड लोग माजरत के साथ कई सिंगर्स के पास में गाना भी बस की बात नहीं होती। बिल्कुल ऐसा है। लेकिन ट्यूनर जो है ना वो आजकल, मैं 2005 से मैं देख रहा हूँ, मैंने शुक्र है कि मैंने 3 एल्बम्स जो निकाली थी ना वो 2000, 2001, 2003 में निकाली थी, तो वो उससे ट्यूनर होता नहीं था। तो अब मैं आपको बताऊं कि अब तो ट्यूनर जो है उसके बगैर आप गा ही नहीं सकते, क्योंकि अगर एक बंदा यूज़ करता है तो आपको भी करना पड़ता है, क्योंकि वो तो इमैक्युलेट होता है ना, वो बिल्कुल एक्यूरेट देता है आपको, उस लाइन, सुर की लाइन के ऊपर खड़ा कर देता है। अब आप क्या करेंगे, अब जो बेचारा नहीं ट्यूनर इस्तेमाल करेगा वो मारा जाएगा। टेलीविज़न चैनल्स हैं, रेडियो है, और भी जितनी भी चीज़ें हैं, ये सारी इनका कैपिटलिस्ट ओनरशिप है, लेकिन ये पब्लिक प्लेटफॉर्म नहीं क्रिएट करते। सोशल मीडिया जो इसकी भी कैपिटलिस्ट ओनरशिप है आखिरकार। तो देखें, फेसबुक भी किसी आदमी ने पैसे कमाने के लिए बनाई है एट द एंड ऑफ द डे, व्हाट्सएप वगैरह वगैरह वगैरह, लेकिन इनका पब्लिक प्लेटफॉर्म होना ये असल में इस चीज़ को इंश्योर कर रहा है कि कोई भी आदमी, कोई भी औरत, कोई भी बच्चा, कोई भी टैलेंट रखता है, कोई भी ट्रेड रखता है, वो अपने आप को फ्लॉन्ट कर सकता है इसके ऊपर। अच्छा, वो आप जैसे लोगों पे अब डिपेंड करता है जो कि बड़े कॉन्शियस है इस मामले में कि यार चीज़ें अगर कोई अच्छी उसे कहते हैं ना एक ख़ास लेवल की, स्टैंडर्ड की कोई हमें मिल जाए तो हम उसको प्रोजेक्ट करें। तो मैं समझता हूँ कि ये जो प्रोग्राम आपने आज किया है, ये वो मिसिंग लिंक को जोड़ता है कि सोशल मीडिया और फिर जो आपस की बात है। अब जो सोशल मीडिया है ना, क्योंकि उस पर यूथ बहुत है, देखे ना सोशल मीडिया की स्ट्रेंथ क्या है, यूथ। और यूथ हमारी जो है ना हमसे बहुत बेहतर है और हमसे बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है, एजुकेटेड है, उनका वर्ल्ड एक्सपोजर भी ज़्यादा है, चाहे पॉलिटिक्स से बात करें, चाहे एंटरटेनमेंट में बात करें, चाहे, और बड़ी क्लियर उनकी ओपिनियंस है कि जब भी हमको प्रोग्राम करते हैं ना सोशल मीडिया की पल्स से हमें पता चल जाता है हमने क्या किया है, गंद किया है, सही किया है, अच्छा किया है। अब आने वाले दिनों में मुझे लग रहा है कि मेन स्ट्रीम मीडिया की वैल्यू नहीं रहनी है, सोशल मीडिया ही है जिसकी वैल्यू रहनी है। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि देखें ये जो चीज़ें हैं ना, ये एट द एंड ऑफ द डे सोशल मीडिया ये नहीं बता सकता कि सुर क्या होता है। वो आपको कोई इस तरह की देखें जवाब, सुर पता है क्या है, सुर ये है कि जो मैसेज को पसंद आ रहा है ना वो सुरीला है। नहीं, वो भी आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं आज आपको एक बात बताना चाहूँगा, और जो सुरीला होता है ना वो हर एक को आता है। मतलब तुफैल नियाज़ी कैसे पसंद नहीं आएगा, आपको पता हो कि क्या किया क्या नहीं मैं किया। बिल्कुल मानता हूँ, लेकिन अब देखिए ना, फ़र्ज़ करें कि कोई आदमी है या औरत है, उसको जो डिस्टिंक्शन करनी है ना वो ये करनी है कि आर्ट को जब रैशनलाइज आप करते हैं ना इन टर्म्स ऑफ हम जिसको कहते हैं कि डायनामिक्स, तो उसके अंदर आपको आगे थोड़ा सा एजुकेट होना पड़ता है, करना पड़ता है। जब हम गिटार को ट्यून करते हैं ना, तो जो गिटार को ट्यून कर रहा होता है उसको पता होता है
कि वो ट्यूनिंग जो है उसके जो कान बता रहे हैं जिसके साथ वो ट्यून कर रहा है कीबोर्ड के नोट के साथ, उसके साथ ट्यून करना एक ठीक ठाक काम है और आदमी नहीं कर सकता। अब वो जो सेंस है उसकी वो डेवलप होते होते बड़ा अरसा लग जाता है। मैं नाम नहीं ले रहा, मैं आप जो बात बताने लगा हूँ वो जवाद अहमद और आप साहब को बड़ा शॉक लगेगा, और मैं जो बार बार कह रहा हूँ कि मेन स्ट्रीम मीडिया मेरे लिए मर चुका है, और बड़ी क्लियरली मैं कह रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि चले मैं नाम नहीं लेता, मैं थोड़ी सी लोगों की रिस्पेक्ट कर लेता हूँ इस बहाने, हालांकि वसूलन तो ले लेना चाहिए। असलम साहब एक टेलीविज़न में गायक के तौर पे एम्प्लॉयड रहे हैं और बहुत अरसा इन्होंने उनके लिए गाया, फिर ये हो गए बीमार। ये बीमार हो गए तो उस चैनल को लगा कि इनकी बीमारी पे पैसा खर्च होगा, इनको कहा गया कि तुम रिज़ाइन कर दो, तुम अब हमारे काम के नहीं रहे। और 4 साल में इनके पास जो कुछ था और इनके बहन भाइयों के पास था वो सब कुछ लग गया, बिक बिका गया। उसके बाद किसी दोस्त ने इनको एक रिक्शा दे दिया कि चलो तुम इससे कमाई कर लो, और इन्होंने वो रिक्शा चलाना शुरू हो गए। मेन स्ट्रीम मीडिया ने एक कलाकार के साथ जो किया वो मैंने आपको बता दिया, और ये सोशल मीडिया है जिसके थ्रू ये उठे दोबारा, और फिर लता जी और दलेर मेहदी और इन सारों ने रिकग्नाइज की। देखें सुर जो है ना, जब हम कहते हैं ना कि मुझे वो सिंगर अच्छा लगता है, मुझे ये सिंगर अच्छा लगता है, तो हम जब भी कह रहे होते हैं तो हम अपनी एस्थेटिकल एक ओपिनियन दे रहे होते हैं, मतलब एस्थेटिक्स के अंदर ये चीज़ आ जाती है कि मुझे ये अच्छा लगता है वो अच्छा लगता है। जब हम कहते हैं कि सुरीला होना, तो वो एक्चुअली बहुत टेक्निकल बात है। उसका मतलब ये है कि आप 440 हर्ट्ज पे फ़र्ज़ करें आपने एक सुर जो है वो एफ मेजर जो है कॉर्ड का एफ लगा दिया, एफ नोट जो है अगर वो चल रहा है ना ना ना, ये एफ है फ़र्ज़ करें। अब इसका जो है ना इतना मोटा फ़र्ज़ करें हम एम्पलीट्यूड कर देते हैं इस फ्रीक्वेंसी का, इसकी जो ज़ीरो की लाइन है ना, ज़ीरो की, वो असल सुर है। इसके नीचे जो ये आधा आधा है ना, ये इसके साथ ही एफ शार्प स्टार्ट हो जाता है, यहाँ एफ शार्प, यहाँ ई और एफ जो है वो भी इतने इतने मोटे हैं फ़र्ज़ करें। तो ये जो बिल्कुल दरमियान की लाइन है ना, ये असल सुर है, इसको एब्सोल्यूट सुर कहते हैं। जो बंदा इसके इर्द गिर्द फिरेगा ना वो ज़्यादा सुरीला होगा, जो दरमियान में आ जाएगा वो तो खैर। तो बात ये है कि आम टाइम पे आप तो माशाल्लाह एक टेक्निकल आदमी है ना। 440 जो है ना मेगाहर्ट्ज़ की आप बात, ये गोरे ने सबसे पहले माइकल जैक्सन का जब गाना आया था बिली जीन, उसके ऊपर उन्होंने किया था, और उसके बाद उन्होंने इसको स्टैंडर्डाइज कर दिया कि हर गाना जो है ना वो कान को अच्छा लगता है, हर कीबोर्ड के ऊपर 440 जो है ना वो उसके ऊपर उन्होंने सिंक कर दिया लाके। लेकिन आपको अब एक और बात बताता हूँ, एक चीज़ होती है सुरीला, जैसे बड़े गुलाम अली खान, उनसे ज़्यादा सुरीला कौन होगा, या रोशन आरा बेगम, इंतहा की सुरीली। लेकिन एक चीज़ होता है रसीला, ज़रूरी नहीं जो सुरीला हो वो रसीला भी हो। और बड़े कम लोग होते हैं जैसे लता जी हैं दोनों, कि जो सुरीले भी हों रसीले भी हों। जैसे मैडम सुरीली भी और रसीली भी, ठीक है ना। तो जरूरी नहीं कि सुरीला आदमी रसीला और मैसेज को पसंद आए। ये बात मैं आपकी बिल्कुल मानता हूँ। यहाँ पे एस्थेटिक्स का मामला आ जाता है ना। हाँ। अगर आप लगाओ, यहाँ पे एजुकेशन का भी है ना, सुर का लगाओ नहीं है ना अगर आपका, तो आप जितने मर्जी वो आप बड़े ब्लैंड किस्म के सुरीले होंगे। हाँ। तो बिल्कुल ठीक बात है। हाँ। अच्छा जी असलम भाई, मुझे ये बताएं कि आपको पहले मैं एक और अगर आप चाहें तो मैं आपको एक छोटी सी खुशखबरी दे दूं। हमने आपके लिए एक अरेंजमेंट की है खरा सच वालों ने और एक कंपनी के थ्रू, कि जब तक आपका ज़रिया मुआश बाकायदा तौर पे शुरू नहीं हो जाता, हम लोग आप हमारे दोस्त के तौर पे हम लोग विल टेक केयर ऑफ़ यू। खरा सच की टीम जो है ना वो आपको किसी के आगे इंशाल्लाह हाथ नहीं फैलाने देगी, आप हमारी टीम का हिस्सा हो गए हैं आज से। और अभी मैं जब प्रोग्राम ख़त्म होगा तो मैं आपको इसकी तफसीलात दूंगा। मैं टीवी पे देना नहीं चाहता, वो अच्छा नहीं लगता, लेकिन यह है कि आपको मैं बताऊंगा कि आज के बाद आपको कभी आप जब भी करेंगे ना, जो भी करेंगे माइक के आगे करेंगे, उसके अलावा आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कुछ और करने की इंशाल्लाह। लेकिन मुझे ये बताएं, आपने क्या बाकायदा सीखा भी है? सर जी मैंने आपसे यही अर्ज़ किया था ना कि मैं उस्ताद हमीद अली ख़ान फ़तेह अली ख़ान हैं हैदराबाद में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, तो मैं उनसे सीखने के लिए जब गया तो 1 महीना में जाता रहा, तो उन्होंने मुझे रहने का तरीका बताया खान साहब ने। उसी दौरान मेरे वालिद साहब की डेथ हो गई, तो मैं बड़ा था,
तो मेरे पे वो घर की जिम्मेदारियां और ये वो पढ़ना शुरू हो गई, तो फिर मुझे मतलब मौका ही नहीं मिला सीखने का और मतलब ये करने का कि वो टाइम ही नहीं मिल पाता था अपनी मजदूरियों से, अपने काम से, घर के चक्कर में। लेकिन उसका फिर ये था कि मैं अच्छे लोगों को, मेहदी साहब, गुलाम अली साहब, लता जी, बड़े बड़े लोगों की कैसेटें सुनता था और कोशिश करता था उस तरह गाने की। तो समझ लें कि ये ही मेरा रियाज था। कभी कभी बैठ मौका मिल जाता था तो जो उस्ताद ने सरगम सारे गामा का जो रियाज मुझे बताया था, ये इस बेटा इस तरीके से किया करो, वो करता था। मेरी बदनसीबी कि मेरे पास वो टाइम ही नहीं बन पाया कि मैं मतलब क्लासिकल सीख सकूं, हालांकि मुझे शौक़ इसी चीज़ का था। लेकिन मैं आज हैरान हूँ कि परवरदिगार की ज़ात कितनी करम करने वाली है। मैं सोच भी नहीं सकता कि मुझ जैसा नाचीज़ आदमी, उसको इतनी अल्लाह इज़्ज़त देगा। मैं इस काबिल नहीं कि उसका शुक्र अदा कर सकूं। वो परवरदिगार इतना बड़ा रब्बुल आलमीन है, इतना आपको बड़ा मैं रहम कर्ज करने करूं, वाला। आपको मैं कर्ज मैं करूं सोच भी नहीं कि सकता। बदकिस्मती है। एक तो होते हैं लोग बेसुरे होते हैं, हम लोग सारे जो है ना कनसुरे भी हैं, हमें अच्छा सुर पता ही नहीं चलता। ये हमारी बड़ी बदनसीबी है। और अच्छा सुनने के लिए और समझने के लिए भी अल्लाह ताला की कुदरत जो है ना वो चाहिए, अल्लाह ताला की मेहरबानी चाहिए। हर आदमी अच्छी चीज़ सुन हाँ, के ये उसको एंजॉय तो भी नहीं मैं कर कहता हूं सकता। अल्लाह का करम है, गॉड गिफ्ट है मुझे, ये अल्लाह की तरफ से है। अच्छा, ये मुझे बताएं कि आप देखें, अब बड़े गुलाम अली खान की आपने ये ठुमरी गाई। अब एक तो ये है कि ये आपको आइडिया किसने दिया कि सोशल मीडिया पे इसको अपलोड करो? नहीं, ये मुझे बिल्कुल यकीन करें आप, मुझे बिल्कुल नहीं पता। मैं मतलब मेरे घर की गली के अंदर आगे एक बड़े साहब रहते थे, तो मैं जब भी रात को गुजरता था तो उन्होंने पूरी कैसेट के ऊपर मेरे बचपन में ये ठुमरी लगाई होती थी और यही सुनते रहते थे वो। तो मुझे शौक़ तो था, मैं उनके पास जाके बैठ जाता था। अक्सर मैं जा के बैठता था, तो ये स्थाई अंतरा थोड़ा सा मेरे जहन में बैठ गया और मैं इसको गुनगुनाता रहता था बचपन से ही। तो अच्छा, ये जो हुआ है मुझे तो बिल्कुल नहीं पता था कि मैं एम रक्शे में बैठा हुआ, मेरा मूड है, मेरे को एम याद आ गई तो मैंने ये ठुमरी गाना शुरू कर दी रक्शे में। अब ये मुझे बिल्कुल नहीं पता कि किसने ये यानी वीडियो बनाई और किसने ये क्लिक डाला। ये जब मंजर आम पर आई, लोगों ने बताना शुरू किया तो मैं खुद हैरान हो गया। मैंने कहा ये कब हुआ, किसने किया। मैं कभी कभी मतलब खाली बैठा हुआ रक्शे में, बंदा गा रहा है अपने मूड में ऐसे ही, जैसे कुछ सवारी नहीं कुछ नहीं, तो बैठा हुआ लेकिन गा रहा है। वो तो किसी अननोन ने क्लिक शख्स, बना लिया, वो बना के अननोन मर्द या औरत अननोन जिसने ये शख्स। आपकी वीडियो बनाई और अपलोड की, मैं समझता हूं कि वो सलाम जी का जी। मुस्तहिक है। जवाद अहमद हमारे साथ हैं, मोहम्मद असलम साहब भी हमारे साथ हैं। एक ब्रेक के बाद, टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। मोहम्मद असलम साहब, मुझे ये बताएं कि आप जो है इतने अरसे आपने यानी घर में आपने प्रैक्टिस की, अपनी खुद से आपने प्रैक्टिस की, लेकिन अब मैं एक आपको बड़ी हैरानी की बात बताता हूँ कि आज यानी मुझे नहीं पता ये प्रोग्राम चलेगा कब, क्योंकि ये तो रिकॉर्ड हो रहा है, लेकिन आज जिस दिन हम रिकॉर्ड कर रहे हैं उस दिन अहमद रुश्दी की भी बरसी है। और अहमद रुश्दी साहब जो हैं, मैं उनको हमेशा जब कहता हूँ कि पाकिस्तान के किशोर कुमार, तो मीर साहब जो है ना वो कलाबाजी खा जाते हैं कहीं ना कहीं और मेरे से उस पर आर्गूमेंट भी करते हैं। पाकिस्तान के सबसे बड़े प्लेबैक सिंगर थे मेरे हिसाब से। जी जी, बल्कि मैं उनको के। और इंडिया में भी बहुत प्लेबैक सिंगरों से ऊपर समझता हूँ, इवन रफ़ी साहब से और मुकेश साहब तो खैर माजरत के साथ, तो गुलकारों से माजरत के साथ वो सुर में ज़रा कम थे और कम रहते थे सुर में, ये मानते नहीं है कोई भी। लेकिन हैविंग सेड दैट, अब आपको जब मौका मिलेगा तो आप अपना जॉनरा कौन को आप एक्सप्लोर करना चाहेंगे कि आप कौन सी चीज़ ज़्यादा गाना चाहेंगे? ठुमरियाँ, काफ़ी, सूफ़ी कलाम, गीत, गज़लें, गाने कौन? सर मेरा शौक़ गज़ल का ज़्यादा है। मेहदी साहब की गज़लें मुझे बड़ा शौक़ है गाने का, गुलाम अली साहब की। अच्छा नहीं लगता मुझे गज़ल का? और आपको मैं कुछ रिक्वेस्ट करूं कि अगर हम कोई एक अस्थाई सुनाई किसी गज़ल की। तन्हा तन्हा मत सोचा कर, तन्हा तन्हा मत सोचा कर, मर जावेगा मर जावेगा, मत सोचा कर, तन्हा तन्हा मत सोचा कर। प्यार घड़ी भर का ही बहुत है,
प्यार घड़ी भर का ही बहुत है, प्यार घड़ी भर का ही बहुत है, सच्चा झूठा मत सोचा कर वाह जी सच्चा। वाह। अच्छा, यहाँ पे अब मैं आपको एक बात बताऊँ कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है पाकिस्तान में जिसकी वैल्यू कम है। असलम साहब, आपको भी मैं मेरी बात अगर आप बुरा ना बनाएं तो मैं एक बात कहूँ, म्यूज़िक प्रोड्यूसर्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वो आपका जॉनरा डिफाइन करते हैं, आपकी स्ट्रेंथ्स डिफाइन करते हैं, आपकी वीकनेसेस को ख़त्म करते हैं और बताते नहीं ये नहीं ये गाना है और सर इस स्केल पे रहना है, इस सुर को पकड़ना है, क्योंकि ये तुम्हारा ऑक्टेव ये बनता है, एक काले का सुर है, दो काले का है, वॉटेवर उस तरह से करना है। जब इनको वो पूरी टीम मिलती है तो फिर ये कितना को यानी फ़र्क पड़ेगा जवाब साहब? देखिए, जब फिल्म इंडस्ट्री होती है, एक इंडस्ट्री जब क्रिएट होती है और वो फ्लरिश कर रही होती है तो उसके अंदर ये कंपोनेंट्स खुद ब खुद इन प्लेस हो जाते हैं। जैसे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री थी, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री थी, तो उसके अंदर एक कंपोज़र होता था, एक अरेंजर होता था, उस म्यूज़िक डायरेक्टर भी अरेंजर्स को बिठाते थे साथ। लोगों को नहीं पता, कई म्यूज़िक डायरेक्टर्स ऐसे थे। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, हाँ जी, शंकर जयकिशन, जतिन ललित, हाँ जी, ये सारे एक अरेंजर एक कंपोजर। हाँ जी। और तो इसी तरह नहीं, कई दफ़ा तो अब जैसे बाबा चिश्ती थे या इवन जो थे जो खुर्शीद अनवर साहब थे, ख्वाजा साहब, तो वो तो माचिस की डब्बियों पे ख्वाजा खुर्शीद साहब करते थे, लेकिन एक्चुअली अगर आपने अरेंजमेंट देखनी है तो निसार बज़मी साहब की, सुहेल राना साहब डिफरेंट आदमी थे, और कंपोजिशन से माजद के साथ मास्टर अब्दुल्ला जैसा मैंने कम ही देखी। इसमें भी कोई शक नहीं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि कंपोजिशन, अरेंजमेंट और उसके बाद लिरिक्स, फिर सिंगर का इंतखाब करना कि इस तरह की ट्यून जो मैंने बनाई है उसके लिए कौन सा सिंगर मौजूद होगा, इस तरह इंडस्ट्री बनती है। अब ये देखें, हम लोग तो एक वो ना स्प्राउट कर गए, खुद रो पौधे थे सारे, जिसका जो दिल किया कर दिया, अच्छा मीडिया मिल गया, पीटीवी था, अकेला चैनल था। आप शुक्र करें कि फिल्म इंडस्ट्री नहीं थी, अगर होती तो आप में से कोई भी सिंगर ना होता। मैं लोगों को ये बताता हूँ कि देखें, अबरार की भी लॉटरी निकली हुई है, आपकी भी, सारों की लॉटरियां निकली हुई है यहाँ पे। मैं तो ये कहता हूँ कि सारी पॉप इंडस्ट्री पाकिस्तान की जो है ना, उसको असल में गाना सीखना जो है आर्ट फॉर्म के तौर पे वो तो सीखना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। मैं बिल्कुल नहीं कहता कि ऐसा नहीं है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान की जो पॉप इंडस्ट्री है, आप अगर प्लेबैक सिंगर होते, इमरान खान अगर एक्ट कर रहे होते तो उनके प्लेबैक सिंगर बनना था आपने, और तो किसके लिए आपने प्लेबैक, फैसल रहमान के लिए नहीं होना था। हाँ, देखें किशोर कुमार साहब जो थे, उन्होंने राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन और देवानंद, इन तीनों पे बहुत ज़्यादा अच्छा गाया है। लेकिन मुझे सबसे अच्छा लगता है जब वो अमिताभ बच्चन के लिए गाते हैं, क्योंकि उनकी आवाज़ उस वक्त बड़ी हैवी सी हो गई हुई थी। और खैर बहरहाल ये तो बड़े एस्थेटिक्स के सारे मामले हैं आपके, आप चूँकि इन चीज़ों के अंदर तब आजमाई करते रहते हैं, आपका शौक भी है, इसलिए आप ठीक कह रहे हैं ये बात। लेकिन बहरहाल पॉप इंडस्ट्री हमारी इसलिए बनी थी क्योंकि पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री ख़त्म हो गई थी, मतलब डाउन स्लाइड पे थी, एक गैप प्रोड्यूस हो रहा था, एक वो वैक्यूम क्रिएट हो रहा था, उसको हमने फिल किया जाके। तो उसमें तो हम लोग कौन से कोई सीखे से गाए थे, हम तो ऐसे ही बस सबने शुरू कर दिया। असलम साहब, हम प्रोग्राम ख़त्म करने से पहले अगर आपने कोई मैसेज देना हो पाकिस्तान, तो ये आपके लिए हाजिर है, और जो भी आप कहना चाहें। जी, मेरा मैसेज ये है कि यहाँ जो भी अच्छे आर्टिस्ट हैं, डिज़र्विंग हैं, उनको ऊपर लाया जाए, उनकी सपोर्ट की जाए, उनको गवर्नमेंट की सरपरस्ती भी हासिल हो, ताकि जो हमारा असल कल्चर है या हमारे असल जो लोग हैं इस आर्टिस्ट, वो गुर्बत की हालत में या परेशानी की हालत में अपने फ़न से दूर ना हो जाए, ताकि हमारा जो एशियन फ़न है, जो हमारा गाना बजाने का अंदाज़ है, वो ज़िंदा रहे। तो ऐसे लोगों को आगे आना चाहिए और ऐसे लोगों को आगे लाना चाहिए कि जो वाकई सीखे पूछे हुए लोग हैं, जिन्होंने मेहनतें की लेकिन उनको कोई प्लेटफार्म ना मिल सका। तो जिस तरह मुबश्शिर साहब आपने इस बुलाकर आप लोगों को बता रहे हैं, अल्लाह करे सबको ये तौफीक हो कि इस तरह के अच्छे लोगों को तलाश करके उनके लिए प्लेटफार्म मुहैया किया जाए, ताकि हमारे मुल्क का जो अपना असल म्यूज़िक है वो ख़त्म ना हो। वरना इस तरीके से तो जब ये लोग आगे ही नहीं आएंगे तो ज़ाहिर आस्ते आस्ते पीछे चला जाता जाएगा। जो लोग वाकई जिन्होंने सीखा या मेहनत की, वो बेचारे, उनके लिए तो बहुत यानी तंग राहें हो जाएंगी ना। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग ऐसे लोगों की पजीराई करें,
ऐसे लोगों को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। जवाद भाई, क्लोजिंग स्टेटमेंट सर। मैं पहले तो बहुत मुबारक दूंगा असलम साहब को, और आपको क्रेडिट दूंगा। ये क्रेडिट मेरा नहीं, ये मीर साहब का क्रेडिट है। इन सब का, मीर साहब का भी, आपका भी, मैं चैनल अकेला का नहीं ले सकता। बहरहाल ये चैनल का भी, और सोशल मीडिया का सबसे ज़्यादा। और मैं समझता हूँ कि अगर ये इनको अगर रिकॉर्डिंग्स ये करेंगे तो उसमें फैसिलिटेट किया जाए तो बड़ी अच्छी बात है। नहीं, वो तो अब मैं एक बात आपको बता दूं जो मैंने अभी इनको नहीं कही पूरी बात। इनका पूरा एल्बम जो है वो खरा सच की टीम जो है उसको वो प्रोड्यूस कर रही है। चलिए, तो बड़ी ज़बरदस्त बात है। हाँ। मेरा ख्याल है कि इसी पे मेरा क्लोजिंग जो नोट है वो यही है कि पाकिस्तान के अंदर बहुत इनजस्टिस है, सबको पता है। हम कोई छुपाते क्यों, और आप तो बोलते भी रहते हैं। तो इनजस्टिस जो है वो हर किस्म का है। तो पाकिस्तान के अंदर वो लोग जो कि ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए फिर ऑफ कोर्स एक पॉलिटिकल सिस्टम जब तक उनके लिए फेवरेबल नहीं होगा वो नहीं कर सकेंगे। लेकिन मेरी दुआ है कि चलें इस तरह के लोग कम से कम, सारे नहीं तो कोई ना कोई उठा के उसको लोगों तक पहुंचाया जाए, तो एक नमूना बनता है। वो लोगों को पता लगता है कि यार आम लोग जो हैं बहुत सलाहियतों वाले हैं, सिर्फ मसला ये है कि ये सिस्टम ऐसा है कि अपॉर्चुनिटी नहीं देता, लोगों को मौका नहीं देता। जवाद अहमद आपका, मोहम्मद असलम साहब आपका, दलेर मेरी साहब आप, और ख़ास तौर लता जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि लता जी को हमें इस प्रोग्राम में करना था, इंक्लूड करना था, बट उनकी रिकॉर्डिंग की जो मसरूफियात हैं उनकी बिना पे वो नहीं आ सकें। बट बेस्ट विशेस फॉर मोहम्मद असलम साहब। मैंने एक बात कहनी है चलते चलते कि मोहम्मद असलम अगर नहीं पहचाने गए, या ऐसे 10,000 और लोग होंगे जो हुनरमंद होंगे, कलाकार होंगे, कोई साजिंदा होगा, कोई साज बजाने वाला होगा, कोई गाने वाला होगा, तो इसमें बहुत बड़ा कसूर आप लोगों का है। और मैं खुलेआम कह रहा हूँ कि पाकिस्तानी कौम को जो चोरी करने की आदत पड़ गई है, अगर वो आदत ना होती तो इन लोगों को रिक्शे चलाने की ज़रूरत ना होती। ये पूरी कौम के मुंह पे थप्पड़ है कि मेहदी हसन साहब जो हैं वो जब वफ़ात उन्होंने पाई तो उनको मदद की ज़रूरत थी। अगर उनको उनके गानों की सही रॉयल्टी मिलती रहती तो पता नहीं कितने करोड़ उनके अकाउंट्स में होते। जब आप पायरेसी को इनकरेज करते हैं, जब आप चोरी की टेपें सुनते हैं, जब हमारे तमाम FM चैनल्स बशमूल सारे बेशर्मी से और बेहयाई से कॉपीराइट वायलेशन करते हैं और गाने लोगों के चलाते हैं डिटाई से, और उनको उनके हुनर के पैसे नहीं देते, तो आर्टिस्ट भी मरता है और हुनरमंद भी मरता है, और वो फाका करने पे ही मजबूर होता है या वो ईंटें उठाने पे मजबूर होता है। मैं आपको बताऊं कि आजकल इस मुल्क में किसी आर्टिस्ट की कमाई सिर्फ एक चीज़ है, और वो है कि उसको शो मिलते रहें और कोई स्पॉन्सर्ड शो उसको मिल जाए, उस पे जाके वो कमा ले। उसमें उसने अपने प्रमोटर को भी देना है, अपने साजिंदों को भी देना है, खुद भी खाना है, अपना घर भी चलाना है, बच्चों को भी पालना है। और कितने शोज़ हो रहे हैं दहशतगर्दी की वजह से, वो हम सबको पता है, क्योंकि एल्बम की सेल हो ही नहीं सकती जितनी चोरी हम लोग मिलकर कर रहे हैं इस मुल्क में। अगर वाकई आप अपने मुल्क में हुनरमंदों को सपोर्ट करना चाहते हैं, से नो टू पायरेसी, से नो टू थेफ्ट। अल्लाह हाफिज़।